हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज का क्लास शुरू हो चुका है एंड टुडे आई एम हियर विथ यूएनओ, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप सबको पता है, रिसेंटली रशिया ने सारे आम सुपर पावर के होते हुए अटैक कर दिया यूक्रेन पर। तो इस ही पर हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, जितने भी एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया, उसमें यूएनओ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो इसी प्रकार शुरू करते हैं आज का हमारा पहला वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इस दुनिया में टोटल कंट्रीज़ कितनी है? कितनी है भाई टोटल कंट्रीज़? टोटल कंट्रीज़ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 195 है। ठीक है मेरे भाई। तो आप शुरू करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। आईएमएफ इसको कहते हैं, है ना। ये 1945 में क्रिएटेड हुआ था बाय ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये आइडिया था वाइट एंड कीज़ के। ठीक है। अब ये कौन है मेरे भाई? ये ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, ये वाइट एंड कीज़, ये आपको किस तरह से याद करनी है, मैं आपको याद भी करवा देता हूँ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि पैसों की लेन देन से रिगार्डिंग है ना। पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं। तो 1945 में क्या हुआ था कि वर्ल्ड वार की वजह से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ बहुत ही पुअर हो चुके थे और इंडिया में भी इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ चुका था। तो इसीलिए यूएस ने सोचा कि हम एक ट्रीटी बना लेते हैं और इसमें से हम बनाते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और वर्ल्ड बैंक के कंसेप्ट अभी से शुरू हो चुके थे, है ना। तो 1945 में भारत आज़ाद होने के 2 साल पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्रिएट हुआ था। ठीक है। और इसमें अभी प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं? तो इसको किस तरह से याद करनी है आपको मेरे भाई? तो इसमें आपको याद करनी है, मैंने जब क्लास शुरू हुई थी तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ कितनी है। टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ है 195। इसमें से आप घटा दो 5, क्योंकि 5 कंट्रीज़ इसमें नहीं है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। बाद में आपको ये भी पढ़ना है कि ये 5 कौन सी कंट्रीज़ है जो आईएमएफ में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। तो अभी बस इतना ही याद कर लो मोटा मोटा कि इट कंसिस्ट ऑफ 190 मेंबर्स। तो इसमें रिसेंटली कौन से मेंबर को ऐड किया गया था? पहले 189 मेंबर्स थे, अभी रिसेंटली कोसोवो को ऐड किया गया है। कोसोवो को ऐड, वो की एक नॉन यूएन कंट्री था, है ना। उसको ऐड करने के बाद अभी टोटल 190 मेंबर्स हो चुके हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है अगर आप ये बोले तो इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब पैसों की लेन देन है ना भैया, तो यूरोप हम बोलते हैं कि ये इकोनॉमी के गढ़ है। जब रसिया ने सरेआम अटैक कर दिया यूक्रेन पे तो कुछ ना कर सके ये अमेरिका। तो अमेरिका ने क्या किया मेरे भाई? सैंक्शंस लगाए, बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, क्योंकि ये इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इकोनॉमिक ये कंट्रोल कर सकता है इकोनॉमिकली। ठीक है। तो इसीलिए वाशिंगटन डीसी में ही, अपने ही वाशिंगटन डीसी में इसने अपने मॉनेटरी फंड को भी रखा। तो इसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इसका मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और वो बुल्गारिया की रहने वाली हैं। ठीक है। अब कैसे याद करोगे? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ऐसे ही याद रहना पड़ेगा, है ना। तो अब मेरे साथ बोलते रहो तो आपको याद हो जाएगा। इसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। और वो कहाँ के रहने वाली है ये बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही मज़े के लिए नहीं लिखा है यहाँ पे। और मज़े के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो बुल्गारिया की है, आपको याद रहना पड़ेगा। ये एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है और बुल्गारिया की हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर डीएमडी कौन थे मेरे भाई? ये भारत की रहने वाली थी गीता गोपीनाथ। ठीक है। गीता गोपीनाथ वाज द फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। अब दूसरी बात करते हैं हम, इफ़ द कंट्री इज़ अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर कोई कंट्री इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर है तो वो एक आवेदन कर सकता है। किस चीज़ का आवेदन कर सकता है? कि मेरे को भी आईबीआरडी का मेंबर बना दो। तो ये बोल के वो आवेदन कर सकता है, वो आईबीआरडी का मेंबर बन सकता है अगर वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर है तो। और एक और बहुत ज़रूरी बात आ जाती है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये बार बार आपको क्वेश्चन पेपर्स में मिलेंगे आपको। तो ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है? स्पेशल यानी कि वो स्पेशल है। ड्राइंग राइट्स विदड्रा करने के लिए वो ड्राइंग राइट्स उसके पास राइट दिया गया है। स्पेशल है वो। ठीक है। तो एसडीआर कहते हैं इसको फुल फॉर्म में। तो इट इज़ सप्लीमेंट टू एग्जिस्टिंग मनी रिजर्व ऑफ मेंबर कंट्रीज़, है ना। तो
ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के लिए हैं, तो आप सुनो मेरे भाई, ये डॉलर के लिए है। डॉलर, अगर कोई भी कंट्री का जो करेंसी है वो डॉलर है तो उसको स्पेशल ड्राइविंग राइट्स मिलेगी। और अगर उसको यूरो मिलेगी, यूरो है उसका करेंसी, यूरो कौन यूज़ करते हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में एक 19 यूरोपियन कंट्रीज़ के 19 ग्रुप्स हैं ना, 19 डिफरेंट कंट्रीज़ है, वो सब इस यूरो करेंसी को यूज़ करते हैं। बाद में हम इसको देखेंगे डिटेल्स में। तो रेनमिनबी ये चाइनीज़ युआन है, और जापान का येन एंड ब्रिटिश पाउंड, ठीक है। ये सभी जितने भी करेंसी होल्डर कंट्रीज़ हैं, इन सब के पास स्पेशल ड्राइविंग राइट्स दिए गए हैं। तो फिर से याद करो, डॉलर, यूरो, रेनमिनबी, जापान का येन और ब्रिटिश का पाउंड, इन सब के पास स्पेशल ड्राइविंग राइट्स हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ना अक्सर लोग कंफ्यूज्ड होते रहते हैं। तो कोई लोग तो बोलते हैं वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक ही होते हैं, लेकिन वो गलत है, सरेआम गलत, झूठ बोल रहे हैं। आपको विश्वास ना करना है ऐसे लोगों को, है ना। तो वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप डिफरेंट है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हूँ, वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज़ अ पैटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक फैमिली है 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, BRD, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC, मीगा और ICSID, इन सब 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के समूह को हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक हम किसको कहते हैं? वर्ल्ड बैंक हम IBRD को कहते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक के सबसे क्लोजली ये लोन देना एसेट्रा में बहुत ही ज़्यादा काम IBRD ही करता है। अब बैंक किसको कहते हैं? जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता हो। बैंक कैसे प्रॉफिट कमाता है? लोन दे के ही तो प्रॉफिट कमाता है। अगर बैंक जो मनी डिपॉजिट और विड्रॉल में ही काम करना शुरू कर दे और लोन किसी को प्रोवाइड ना करे, तो बैंक को प्रॉफिट कैसे आएगी? बैंक तो वैसे ही कोलैप्स हो जाएगी, है ना। तो लोन बहुत ही ज़रूरी है बैंक को सस्टेन करने के लिए। तो इसी तरह हम आपसे पूछते हैं कि फ़र्स्ट लोन कौन से कंट्री को दिया गया था वर्ल्ड बैंक से? तो आप वहाँ पे देख के ही बता रहे हो फ्रांस, बिल्कुल सही है भाई। तो कब दिए थे, ये भी तो ज़रूरी होती है, इस मज़े के लिए नहीं लिखे हैं यहाँ पे कब दिए थे। तो ये फर्स्ट लोन वॉज गिवन टू फ्रांस इन 1947 में एक पहला लोन दिया था हमारे वर्ल्ड बैंक की तरफ से, ठीक है। 1947 में, जैसे कि आपको पता है, 1947 में वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारे कंट्रीज़ इकोनॉमिकली बहुत ही पुअर हो चुके थे, तो फ्रांस भी उनमें से एक था और इसको लोन की ज़रूरत थी। तो वर्ल्ड बैंक ने इसको मदद करके 1947 में इसको लोन प्रोवाइड कराई, एंड इट वॉज़ द फर्स्ट लोन दैट वॉज गिवन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ पे है मेरे भाई? वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे कि आप जानते हो, ये जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब सरेआम रसिया से अटैक हुआ यूक्रेन पर, तभी से हमारे सुपर पावर ने कुछ ना कर सका, तो तभी उसने सरेआम बहुत ही ज़्यादा सैंक्शंस लगाए। तो यूरोप एक इकोनॉमी का गढ़ है, ठीक है। तो इकोनॉमी का अगर वो गढ़ है, तो वाशिंगटन DC में ही उसने अपना हेडक्वार्टर भी रखा हुआ है, जो कि US में ही है, ठीक है। तो वो अपना फाइनेंशियल, यानी कि जो अपना इकोनॉमी का, जो वर्ल्ड बैंक है, इतना ताकतवर चीज़ है, वो अपना इकोनॉमी को ही सब कुछ मानता है। तो वो जाहिर सी बात है कि वो क्यों दूसरे कंट्री में वो हेडक्वार्टर बनाए। हाँ, कोई अदर ऑफिस बना सकता है दूसरे कंट्री में, लेकिन वो हेडक्वार्टर अपने ही कंट्री में रखेगा, एंड रखा भी है, ठीक है। तो इसका प्रेसिडेंट कौन है? अगर इसका प्रेसिडेंट की बात करें तो डेविड मालपास इसका प्रेसिडेंट है, और पहली थी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया। अभी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है मैनेजिंग डायरेक्टर, वो बुल्गारिया से हैं, और वो मैनेजिंग डायरेक्टर किस चीज़ की हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और वो बुल्गारिया से हैं, ठीक है। तो अब पहले वो वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट हुई करती थी, अभी वो नहीं है। अभी डेविड मालपास इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। और MD एंड CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बोले तो अभी अंशुला कांत है। अंशुला कांत नाम सुनते तो भारतीय ही लग रहे हैं, लेकिन मुझे भी पता नहीं है भारतीय मुल्क के हैं या किस मुल्क के हैं, तो आप ये ज़रूर एक बार कंफर्म कर लीजिए। तो MD एंड CFO कौन है मेरे भाई? तो MD एंड CFO है अंशुला कांत, ठीक है। तो चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? चीफ इकोनॉमिस्ट है कारमेन रेनहार्ट। एक तो इनके नाम बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं ना। तो चीफ इकोनॉमिस्ट जैसे भी आप एग्ज़ाम में आनी है तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? कारमेन रेनहार्ट।
तो मालपास एडवांस्ड डेप्थ ट्रांसपेरेंसी अडोप्टेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो मालपास जी ने बहुत ही एक ज़बरदस्त काम करे हैं, तभी जाके उनको प्रेसिडेंटशिप भी मिला होगा शायद, मेरे हिसाब से, है ना। तो उन्होंने डेप्थ ट्रांसपेरेंसी नाम की एक चीज़ अडॉप्ट करवाए, है ना, डेप्थ ट्रांसपेरेंसी चीज़ इम्प्लीमेंट करवाएं। तो वर्ल्ड बैंक में अब डेप्थ की ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी ये जो डेप्थ डिफरेंट कंट्रीज़ लेते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी। कोई भी धुंधला कोई नहीं कर सकेगा, है ना, कोई भी कंट्री, कोई भी सुपर पावर, नथिंग विल इज़ गोइंग टू हैपन लाइक दैट। तो इसीलिए डेप्थ ट्रांसपेरेंसी रखे हैं। तो डेविड मालपास जी को ही इसका क्रेडिट जाता है। तो इसीलिए भी वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको प्रेसिडेंट तो बनना लाजमी ही है, एंड ही इज़ कैपेबल। सो इसीलिए प्रेसिडेंट वो है अभी वर्ल्ड बैंक के। तो वोटिंग की बात करें तो प्योरली डेमोक्रेटिक है क्या? मुझे तो नहीं लगता ये प्योरली डेमोक्रेटिक है, बाकी आप खुद डिसाइड कर लेना, है ना। ये वोटिंग राइट किस तरह से दिए गए हैं, ये प्रोपोर्शन ऑफ कोटा अलाउड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये टाइम टू टाइम में प्रोपोर्शन ऑफ कोटा अलाउ करते हैं, है ना, ये सुपर पावर ही करता है यूजुअली। तो ये कोटा आप कैसे अलाउ करता है, इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, तो वो सब डेप्थ में अभी हम नहीं घुसेंगे। तो इसमें जीडीपी भी एक 50% वोटिंग राइट पर ये डिसाइड करेगा आपका कंट्री का जीडीपी कैसा है, उसके हिसाब से आप वोट कर पाओगे वर्ल्ड बैंक में, है ना। तो आपका ओपननेस क्या है, आप इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी क्या है, ये सब आपका वोटिंग राइट पर डिसाइड करेगा। कंट्री का जीडीपी अगर 50% है तो बहुत ही अच्छा है। ओपननेस का 30% काउंट है, मतलब अच्छा नहीं है, काउंट है। जीडीपी 50, आपका कंट्री का जीडीपी देख के ये 50% आपका वोटिंग राइट वहीं से निकाल देते हैं, ठीक है। ओपननेस, कंट्री का ओपननेस कितना ओपन है कंट्री, है ना, वो देख के 30% वहीं से निकाल देते हैं। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, कंट्री का इकोनॉमिक कितना वैरी कर रही है, तो और इंटरनेशनल रिजर्व्स कितना है, इंटरनेशनल कितने रखे हैं पैसे, ये भी वहीं पे डिसाइड। 5% शायद इंटरनेशनल रिजर्व्स वहाँ पे कट हो गया है ना। तो आईबीआरडी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक कहते हैं क्योंकि ये एक क्लोजली वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ काम करता है, ठीक है। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की बात करें, आईडीए की बात करें, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ये एक सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है इसको वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। ये सॉफ्ट लोन विंडो है वर्ल्ड बैंक के। ये किसको लोन देती है मेरे भाई? ये सॉफ्ट लोन, ये बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड रेट में, सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट में लोन देती हैं, और कई सारे केसेस में तो लोन माफ़ भी कर देती है आईडीए, है ना, जैसे कि पाकिस्तान के साथ हुआ था। आईबीआरडी क्या है? आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं इसको। आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, और ये सॉफ्ट लोन विंडो है वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। अब हम सार्क की बात करते हैं, तो सार्क ये कहाँ से फाउंड हुआ, किस तरह से फाउंड हुआ, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें से हमारे जो दुश्मन पहले हम कहते थे, अभी वो दोस्ती का हाथ भारत पर बढ़ा रहा है। तो चाइना एक ऑब्जर्वर है, इसमें से टोटल ऑब्जर्वर्स 9 है सार्क के, और इसमें से टोटल 8 मेंबर्स है सार्क के, है ना। तो सार्क में 8 मेंबर्स कौन कौन से? 8 मेंबर्स है इसमें। एक तो हमारे इंडिया हो गया, और दूसरा है अफ़गानिस्तान, और फिर बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड भूटान। ये सब हमारे 8 मेंबर्स हो गए। इसमें अफ़गानिस्तान को हमने अफ़गानिस्तान बाद में इंक्लूड हुआ था सार्क में, तो इसको हम बाद में देखेंगे, है ना। तो फिर से याद कर लो 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं। 8 मेंबर्स है इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भारत के पास में ही है सब कुछ, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड भूटान। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है सार्क का? सार्क का हेड क्वार्टर है काठमांडू में है। और ये कब इस्टाब्लिश हुआ था सार्क? ये सार्क इस्टाब्लिश हुआ था 1985 में। तो इसमें बांग्लादेश का बहुत बड़ा हाथ है ये इस्टेब्लिश करने में, है ना। 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था, बस ये याद रख लो आप। एंड इसका सेक्रेटरी जनरल कौन था? इसका सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है? अभी इसका सेक्रेटरी जनरल है इसाला रुवान विराकून, है ना। बहुत ही खतरनाक नाम है इनके, तो नाम सुनते ही याद हो चुका होगा, है ना। सार्क के ERW, इसाला रुवान विराकून, वो सेक्रेटरी जनरल है सार्क के। एंड इट वाज स्टार्टेड बाय अल्तुर रहमान खान लग रहा है, रहमान खान तो बांग्लादेश के हैं, ये ढाका के हैं। फर्स्ट समिट भी इसका सार्क का ढाका में ही हुआ था। हमारे इंडियन होस्ट लीडर कौन थे जब भी ये सार्क इस्टेब्लिश हुआ था? तभी PV नरसिम्हा राव जी थे, ठीक है। फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी कौन थे? ये सार्क का फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी थी फ़ातिमा धियाना सईद, ये मालदीव्स के डिप्लोमेट हैं, ठीक है।
तो मालदीव्स की डिप्लोमेट फातिमा दियाना साहिद फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी थी सार्क के। अब हम बात करेंगे, हाँ पहले मैंने बताया था आपको यूरो क्या होती है। यूरो 19 यूरोपियन कंट्रीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स के लिए भी वहाँ पे लिखा हुआ है जर्मनी, फ्रांस, इटली, आयरलैंड एक्सेट्रा, ये सारे कंट्रीज़ यूरो करेंसी ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंट्री और करेंसी लिखा है मैंने। तो अफ़गानिस्तान को कौन से करेंसी यूज़ करता है? अफ़गानिस्तान हमारा अफ़गानी करेंसी यूज़ करता है। तो AFN, ये दिख रहा होगा, ये जैसे भारत की INR होती है ना, INR कोड होती है करेंसी की, वही है ये। AF से अफ़गानिस्तान होती है और AFN सिंपली याद करो, AFN अफ़गानी इसका करेंसी का एक वो है, ठीक है। अब बांग्लादेश का क्या है करेंसी? टाका है। तो बांग्लादेश BD से क्या रिप्रेजेंट करती है? अपनी कंट्री। T से क्या रिप्रेजेंट हो रही है? टाका। भूटान का नगुलतुरुम, बहुत ही खतरनाक नाम है भूटान का नगुलतुरुम। तो BT से हम भूटान को डिनोट कर रहे हैं और N से नगुलतुरुम, ठीक है। और इंडिया का जैसे कि रुपी है, तो हम सब जानते हैं इंडिया को तो INR है। तो इंडिया से IN से हम इंडिया का एक पर्टिकुलर पार्ट, IN से इंडिया रिप्रेजेंट होती है और R से रुपीज़, है ना। तो MBR से क्या होती है? MB से हम मालदीव्स को रिप्रेजेंट करते हैं और R से रुपया, यानी कि इसकी ये करेंसी है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे तो नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका भी इसी टाइप की करेंसी फॉलो करती हैं और उस करेंसी का नाम है रुपी। अब फाउंडिंग मेंबर्स पहले ही मैंने याद करवाया था आपको, वैसे आप इस कोड से भी याद कर सकते हैं, BVIMNPS। ये BB है ना, BB किसी की भी BB हो, और IM आप अगर लड़की हैं तो आप बोलो BBIM, है ना, किसकी? NPS की। NPS कौन है ये ना पूछना, है ना। BBIM NPS, है ना। तो B से क्या होती हैं? B से भूटान, B से बांग्लादेश, I से इंडिया, M से मालदीव्स, N से नेपाल, P से पाकिस्तान, श्रीलंका। फिर बाद में अफ़गानिस्तान को भी ऐड किया गया था, है ना। अफ़गानिस्तान एक फाउंडिंग मेंबर नहीं था, तो ये बाद में ऐड हुआ था। तो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ सार्क कौन है? चीफ आर्किटेक्ट ऑफ सार्क हैं, ये भी बांग्लादेश से ही हैं। तो ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस समय। 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था ना, 1885 में, 1985 के बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जिया उर रहमान। तो 1980, ये भी पूछ सकता है आपको, है ना, 1985 में बांग्लादेश का प्रेसिडेंट कौन थे? तब तभी कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे उठा के लिख देना है जिया उर रहमान। ये चीफ आर्किटेक्ट ऑफ सार्क भी थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं INCB, यानी कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये कंट्रोल बोर्ड। तो INCB ये जैसे कि सारे इकोनॉमिक रिलेटेड, है ना, मॉनिटरी रिलेटेड, वर्ल्ड बैंक रिलेटेड, ये सब का हेड क्वार्टर्स तो हमारे कहाँ पे थे? ये सब के हेड क्वार्टर्स थे अपने यूरोपियन कंट्री के सुपर पावर अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स में, है ना, US के जो मेन अमेरिका के अंदर थे, है ना। तो अभी ये देखेंगे तो INCB इसका हेड क्वार्टर इन्होंने उठा के रख दिया सीधे वियना में, है ना। ये फाउंडेड कहाँ पे फाउंड हुआ था? ये फाउंड हुआ था जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये इट वाज फाउंडेड इन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, एंड इसका हेड क्वार्टर है वियना में। और इसका सेक्रेटरी कौन है? अभी सेक्रेटरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो रहा होगा, आप माफ़ कर दीजिएगा, है ना। ये लोकेशन के हिसाब से चेंज होता ही रहता है, इस पर आप ज़्यादा नहीं चाहिएगा, तो इट विल बी बेटर फॉर यू एज वेल एज फॉर मी। तो सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी है इसका मार्क कैलहाउन। खतरनाक नाम ये भी, मार्क कैलहाउन सेक्रेटरी। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, आप क्या करें, है ना। सेक्रेटरी कौन है? मार्क कैलहाउन। तो जोर से बोलो मार्क कैलहाउन, है ना, प्यार से बोलो मार्क कैलहाउन। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सेक्रेटरी, और प्रेसिडेंट तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ये हमारे जगजीत पावाडिया जी हैं, ये लेडी हैं, है ना। सी डिफीटेड हाउ वी ऑफ चाइना के हाउ वी, इनको डिफीट करके ये प्रेसिडेंट बनी हैं, और ये 10 ईयर्स के लिए प्रेसिडेंट हो जाएंगी 2024 में। 2014 से 2019 तक भी यही प्रेसिडेंट थी पावाडिया जी, जगजीत पावाडिया जी, है ना। अभी फिर 2019 में फिर जब इनको री इलेक्ट किया गया तो चाइना देखते ही रह गया, क्योंकि वहाँ पे हाउ वी इलेक्शन के लिए अपोज कर रहा था, है ना। वो भी इलेक्शन में उठना चाहता था, वो भी प्रेसिडेंट बनना चाहता था। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये
वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड की जो ये फूड राइट्स के हिसाब से बेसिस पे है यूजुअली। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर इसका मोटो क्या है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का? इसका मोटो बस यही है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कभी भूखे ना रहें, भूखे ना सोएं। ये तो बस कहने को ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाते हैं, लेकिन इसका जो सिस्टम है अंदर में चलाने वाली किसी को पता नहीं होता। कौन कौन लोग भूखे मर रहे हैं, कौन कौन लोग भूखे सो रहे हैं, इनको कुछ अता पता ही नहीं है। बस कहने को ये एक इंस्टीट्यूशन है मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से सोचिए, मुझे ऐसा लगता है ना। तो फिर भी काम कर रही है, कोशिश कर रही है, अच्छा कर रहे हैं सब लोग, है ना। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पहले तो कोई भी चीज़ है ना, कोई भी टीचर हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, जब स्टार्ट होएगी तो वो उतना फंक्शनल नहीं होएगी। तो बार बार वो प्रैक्टिस करेगी, बार बार वो काम करने की कोशिश करेगी, तभी जाके बाद में वो सक्सेसफुल होता है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ भी यही हाल है। तो ये वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका दूसरा नाम है। तो इसका हेड क्वार्टर है रोम में, इटली में। तो इसको भी उठा के रख दिया, सीधे इटली में लेके चले गए, रोम में, है ना। तो खाना खा के ही तो आप रोम कर सकते हो, हैं, खाना खा के ही तो आप रोम कर सकते हो। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, इसका हेड क्वार्टर रोम पे है। तो गट नोबेल प्राइज़ इन 2020 फॉर प्रोवाइडिंग फूड इन कन्फ्लिक्टेड एरियाज, बहुत खतरनाक, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इन्होंने ये, इसीलिए नोबेल प्राइज़ भी मिले हैं तो 2020 में, 2020 में, है ना। तो क्यों मिले हैं नोबेल प्राइज़ 2020 में? किसको मिले हैं? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि ये अपने जान की परवाह ना करते हुए कन्फ्लिक्टेड एरियाज जहाँ पे वार हो रहे थे, वहाँ पे ये बच्चों को, वहाँ के औरतों को, वहाँ के सैनिकों को, वहाँ के लोगों को ये बिना कोई रिलीजन, बिना कोई भेदभाव करे वो वहाँ पे फूड पहुँचा रहे थे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसीलिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिली, ठीक है। तो इसका हेड कौन है? इसका हेड है डेविड बिस्ले। डेविड बिस्ले, नाम तो बिस्ले है लेकिन काम बहुत अच्छे करते हैं, नाम भी बहुत अच्छा है मेरे भाई। तो हेड कौन है? डेविड बिस्ले। तो वांट्स टू अचीव SDG 2 जीरो हंगर बाय 2030। जीरो हंगर इसका, हाँ मैंने बोला आपको, अभी तो ये उतना फंक्शनल नहीं है। जैसे ही कहीं कहीं बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में ये थोड़ी ना आप जाके बार बार झांकेगी कौन सी फैमिली भूखे सो रही हैं, कौन सी फैमिली को खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसको थोड़ी ना पता होता है। लेकिन इसका एम है कि 2030 तक ये जीरो हंगर अचीव करना चाहती हैं, SDG 2 अचीव करना चाहती हैं। अब SDG 2 क्या होती हैं ये मेरे को भी नहीं पता, आप खुद सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, है ना। SDG 2 अचीव करना चाहती हैं, जीरो हंगर बाय 2030 में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज, ये क्या लिखा है मैंने लिखा हुआ मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा, शायद एग्जीक्यूटिव है। इस एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आप ये मोटा मोटा ये याद कर लो, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक मेंबर है, ठीक है। ओरिजिनली फॉर्म्ड इन क्वेबेक सिटी, कनाडा। तो सबसे पहले ओरिजिनली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहाँ पे फॉर्म हुआ था? सेकंड लार्जेस्ट कंट्री रसिया के बाद जो आता है कनाडा, कनाडा के क्यूबेक सिटी में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ओरिजिनली फॉर्म हुआ था। बाद में इसको ट्रांसफ़र करके रोम में घुसा दिया था, इटली के, ठीक है, जहाँ से सोनिया गांधी बिलोंग करती हैं, वही है इटली। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो before it was also known as European Management Forum. It gives global competitive report and it was developed by Javier Sala E. Martin and Elsa V. Artadi. इन दो लोगों ने मिलकर कमाल कर दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट डेवलप कर दिए इन्होंने, है ना। इट वाज डेवलप्ड बाय जेवियर साला ई मार्टिन एंड एल्सा ए आर्टाडी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज फाउंडेड बाय क्लावस सक्वाब। तो ये क्लावस सक्वाब जी, ये इन भाई ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को फाउंड किया था, है ना। तो ये ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट, आप ये याद रख लो, ये जो ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट होती हैं ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देती हैं। एंड इट वाज डेवलप्ड बाय जेवियर साला ई मार्टिन एंड एल्सा वी आर्टाडी। और इंडिया का ग्लोबल कम्पिटिटिव रैंक क्या था 2021 में? तो 2021 में इसका रैंक था 43rd रैंक था इसका ग्लोबल कम्पिटिटिव इन 2021, ठीक है। इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इंटरनेशनल एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर है कोलोगनी, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है।
हेडक्वार्टर कहाँ है इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोगनी, स्विट्ज़रलैंड। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और यही एक इकोनॉमिक फोरम है जो कि यूएस में नहीं है, बाकी सब भी हो सकते हैं, आप देखते जाइए मेरे साथ आगे वीडियोज़ में, है ना। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर बोल दिया तो आप ये ना टिक कर दो कि ये भी यूएस में ही होगा, मतलब अमेरिका के अंदर ही होगा, ऐसा नहीं है, ये स्विट्ज़रलैंड में है, ये कोलोगनी में है, ठीक है। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, जब भी आप ये वर्ड सुनो ना इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, तो आपके दिमाग में बिल्कुल एक क्या कहते हैं वो आईफिल टावर छप जानी चाहिए। और आईफिल टावर की जो ऊपर होती है ना, वहाँ पे बैलेंस, दो बैलेंस होती है ना, वो बैलेंस भी आपको दिमाग में क्रिएट करना ही पड़ेगा। अगर क्रिएट करोगे तो आपके लिए अच्छा है, आपको बहुत जल्दी याद होगा। तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स पेरिस में है सर, हाँ पेरिस में है, लेकिन आईफिल टावर में नहीं है, ये सेंट क्लाउड में है। सेंट क्लाउड में क्यों है मेरे भाई? इंटरनेशनल ये जो पेरिस का ये जो आईफिल टावर है ना, ये बहुत ही टॉप लेवल पे जाती है, बहुत ही टॉल है। तो टॉल में क्या होती है? क्लाउड्स होती है। क्लाउड्स में कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं, जो कि संत के बराबर होते हैं, है ना। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। और ये क्या करती हैं? ये ऐसा यूनिट देती हैं, बचपन में तो आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में रटा होगा ऐसा यूनिट। तो ये कहाँ से निकली थी मेरे भाई? ये सेंट क्लाउड से निकली थी, पेरिस से। सेंट क्लाउड से निकली थी कहाँ के? पेरिस के, ठीक है। तो डायरेक्टर कौन है इसके? डायरेक्टर है मार्टिन मिल्टन। ये तो बहुत ही ईजी नाम है, मार्टिन मिल्टन इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। अब हम बात करेंगे स्विफ्ट के। जब हम स्विफ्ट की बात करेंगे तो आप गाड़ी स्विफ्ट ना समझो, ये स्विफ्ट नाम सुनते ही आप बैंक की तरफ चले जाओ अट्रैक्ट होके, है ना। इसका फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, कहीं तो फुल फॉर्म में ही कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो इसका स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड। अब वर्ल्ड वाइड है तो इंटरनेशनल क्यों आएगा, है ना। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टी से ट्रांजैक्शन नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन है, वर्ल्ड के बीच में टेलीकम्युनिकेशन होती है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट का फॉर्म है। और ये वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम है। तो आपको ये भी पूछ सकता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम कौन सी हैं, तो आपको बोलना है स्विफ्ट। तो स्विफ्ट क्या सिस्टम है ये भी पूछ सकता है आपको, तो आपको बोलना है पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम है ये कोई एटीएम उटीएम नहीं है, ये पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम है, सिर्फ मैसेज ट्रांसफ़र होती हैं। लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन ला हुल्फ बेल्जियम। बस इतना ही याद कर लो, इसको ज़्यादा अंदर तक हम घुस के नहीं लेके जाएंगे, इतना ज़रूरी नहीं है हमारे एसएससी के या फिर रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इट इज़ बेस्ड ऑन ला हुल्फ बेल्जियम, बस याद रख लो, रट लो। IBRD administers International Development Association to provide assistance to पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्री। हाँ, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था पहले से। तो ये IBRD जो है ना, ये एडमिनिस्टर करती है, किसको एडमिनिस्टर करती है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को करती है। तो कौन बड़ा हुआ? IBRD बड़ा हुआ कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट IDA बड़ा हुआ? तो इसमें आपको बोलना है IBRD बड़ी हुई, IBRD बड़ा हुआ, क्योंकि ये एडमिनिस्टर करता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस एसोसिएशन को। क्यों करता है ये इसलिए करता है टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्री। तो हमने पहले पढ़ा था IDA क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एक सॉफ्ट लोन कर्नर है ना, वर्ल्ड बैंक के। तो इसको एडमिनिस्टर करता है IBRD। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का हेड क्वार्टर है मॉरिशियस में, और इसका 23 मेंबर कंट्रीज़ चलाते हैं इसको, 23 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो चलाते हैं इसको। तो इसका पीक बोथा ने आइडिया दिया था इसको। इट वाज फॉर्म्ड बाय इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका और इंडिया ने मिलके इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को शुरू किया था, और ये 23 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें, और इसका हेड क्वार्टर है। जाहिर सी बात है, इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं तो इंडिया के ही आसपास में होंगी ना, जहाँ पे जाते हुए आपको वीसा भी ना लगे, तो मॉरिशियस में है ना। पिक बोथा ने आइडिया दिया था इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर्म करने के लिए। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये फिलीपींस में है, मनीला में है, मनीला की जगह में। एशियन डेवलपमेंट बैंक में अगर आपको कभी पूछा कि कौन सी पॉलिटिशियन बहुत ही ज़्यादा एसोसिएटेड है ADB से, तो आपको सीधे बोलना है प्रणब मुखर्जी। वो बहुत ही ज़्यादा एसोसिएटेड रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो इसका अभी प्रेसिडेंट कौन है? इसका अभी प्रेसिडेंट है मासात्सुगु आसाकावा, है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक, अब आस करते होंगे ना, एशियन डेवलपमेंट, एशिया के जो भी पुअर कंट्रीज़ है ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो आस करते हैं, तो इसलिए आसाकावा आस करते हैं, तो इसलिए इट इज़ मासात्सुगु आसाकावा इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ
एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर है फिलीपींस मनीला में। अब हम अंजूज़ की बात करते हैं तो अंजू ये कोई सुंदर सी लड़की नहीं है। अंजू है ए से ऑस्ट्रेलिया है, एन जेड से न्यूजीलैंड है, और यूएस से यूएस है। तो इसमें न्यूजीलैंड को आपको रख देनी है बीच में, और ऑस्ट्रेलिया को रख देनी है एक साइड पे, और दूसरे साइड पे रख देनी है यूएस को। तो इससे क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया ये बाइंड करती हैं, ठीक है। ये अंजूज एक ट्रीटी है जो बाइंड करती है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, और ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस को सेपरेटली बाइंड करती हैं, ठीक है। कौन कौन को बाइंड करती हैं? ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, सॉरी मैंने न्यूजीलैंड को आपको बीच में बोला ना, आपको बीच में रखनी है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया को यूएस के साथ बाइंड करती हैं। तो हाल ही में एक यूएन में नया मेंबर जुड़ा हुआ है, ठीक है। उस मेंबर का नाम कौन है? ये भी पूछ सकता है आपको, ये बहुत ज़रूरी है, मज़े के लिए नहीं लिखे हैं ऐसे ही। बहुत सारे कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्रॉम धरती से लेके, है ना, कितने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इसमें मैंने यही क्यों लिखा? क्योंकि ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो न्यू मेंबर ऑफ यूएन कौन है? साउथ सुडान है, ठीक है। ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 12 कंट्रीज़, ये 12 कंट्रीज़ के एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हम बोलते हैं ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, और इसका हेड क्वार्टर है इस्तांबुल, तुर्की में है। बस याद कर लो, अब क्या कर सकते हैं, याद भी हो चुका होगा। ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ब्लैक सी का इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है ना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन ये कौन कौन चलाते हैं? इसको 12 कंट्रीज़ मिलके चलाते हैं इसको। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ब्लैक सी का इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का, इसका इस्तांबुल, तुर्की में है। तो अभी आज हम यही नंबर 13 तक रखते हैं। तो थोड़ी देर में या फिर ऑन द नेक्स्ट वेरी डे आई विल again make the video of remaining other international organizations, ठीक है। हो जा, स्टॉप हो जा।